हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो लेक्चर में हम आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की डिफरेंट टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसमें से बहुत सारे सिस्टम्स आपके पहले यूज होते थे ओल्ड टाइम्स में, बट अब उनका यूज नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की। देखिए, ये अब आपका यूज नहीं होता है। जब बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशन की रिक्वायरमेंट होती थी सुपर कंप्यूटर्स में, तब इनका यूज होता था, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है बैच। यहाँ पे जो जॉब्स होती थी, जो प्रोग्राम्स होते थे, बेसिकली जो टास्क होते थे, उनको बैचेस में, डिफरेंट बैचेस में ग्रुप कर दिया जाता था बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी ऑफ दोज जॉब्स। क्या मतलब है कहने का? मान लीजिए कि एक आपका कॉलेज में स्पोर्ट्स मीट होने वाला है, ठीक है। तो किसी फैकल्टी ने क्या किया, आपके जो स्टूडेंट्स हैं हर एक क्लास में, उनको बैचेस में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट। यहाँ पे मान लीजिए ये है बैच 1, बैच 2, ठीक है। अब स्पोर्ट्स मीट में पार्ट लेना है तो मान लो उसमें बहुत सारे आपके गेम्स हैं, लॉन्ग जंप है, शॉर्ट जंप है, राइट। तो टीचर ने क्या किया आपके कि लॉन्ग जंप में किन स्टूडेंट्स का एक बैच बनाया, कोई एक ऐसी सिमिलैरिटी ढूंढी जिनकी हाइट लंबी थी, उनको क्या किया, बैच 1 में डाल दिया है, राइट। शॉर्ट जंप के लिए जिनकी एवरेज या शॉर्ट हाइट थी, इस बैच में उनको डाल दिया। इसी तरह यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे यूजर क्या करता है, अपनी जॉब्स को ऑपरेटर को दे देता है, राइट। उसको सीपीयू से कोई लेना देना नहीं है। अब जब उसने अपनी जॉब्स को ऑपरेटर को दे दिया, ऑपरेटर का काम क्या है यहाँ पे, ऑपरेटर जॉब्स को बैचेस में डिवाइड करेगा। ठीक है, कैसे डिवाइड करेगा, बेस्ड ऑन सम सिमिलैरिटी। तो जो जॉब्स उसने सिमिलर फाइंड करी, उनको एक बैच में डाल दिया। जो दूसरे टाइप्स की आपकी जॉब्स हैं, उनको दूसरे बैच में डाल दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका बैच का मतलब यहाँ पे ये है कि आपकी जॉब्स ग्रुप हो जाती है डिफरेंट बैचेस में। सपोज कीजिए ये है आपका बैच 1, ये है आपका बैच 2, और उसके बाद ये दे देता है इन बैचेस को, कहाँ, इन सब बैचेस को दे देता है कंप्यूटर में, सीपीयू में। बट अब यहाँ पे क्या ध्यान देने वाली बात है, जो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। देखिए, ये जो बैच है, मान लीजिए इस बैच में n नंबर ऑफ जॉब्स है, लेट्स से जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4 एंड सो ऑन, राइट, JN। तो इस बैच की कोई जॉब अगर एग्जीक्यूट हो रही है और इन द मीन टाइम इनपुट आउटपुट डिवाइस को एक्सेस करने की रिक्वायरमेंट आ गई इनमें से किसी जॉब की, ठीक है। तो क्या होगा, इतने इस टाइम में जितने ये जॉब इनपुट आउटपुट डिवाइस को एक्सेस कर रही है, उस टाइम में आपका सीपीयू आइडल रहेगा। तो सोचो कि कितना ज्यादा सीपीयू का टाइम वेस्ट हो रहा है। ये वेट कर रहा है जब तक ये अपना आईओ डिवाइस का टास्क कंप्लीट करके रिटर्न नहीं करती है। का बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का यही डिसएडवांटेज था। ठीक है, इसी को ओवरकम करने के लिए यूज होता है मल्टी प्रोग्राम सिस्टम का। आप देखिए मल्टी प्रोग्राम सिस्टम क्या है, बट उससे पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, रीड आउट करते हैं एक बार। देखिए, अर्ली कंप्यूटर्स वर नॉट इंटरैक्टिव डिवाइस, द यूजर used to prepare a job which consists 3 parts: प्रोग्राम, कंट्रोल, इंफॉर्मेशन एंड इनपुट डेटा। ये जो यूजर यहाँ पे जॉब दे रहा है ना ऑपरेटर की, तो उस जॉब में क्या है, उस टास्क में 3 पार्ट्स हैं। एक तो वो प्रोग्राम होगा, उसकी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन होगी, और सारा इनपुट डेटा होगा, राइट। Only one job is given input at a time, as there was no memory. Computer will take the input, then process it and then generate the output. ठीक है, तो बैच में भी जो आपकी डिफरेंट जॉब्स है, लेट्स से 10 जॉब्स है, तो पहले सीपीयू के पास एक जॉब जा रही है, ये कंप्लीट होगी तब वो जॉब 2 यहाँ से पिक करेगा। ठीक है, अभी बैच की तो हम बात कर ही नहीं रहे, बैच 1 बैच 2। इसमें भी जब आपकी जॉब 1 पूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसके बाद ही ये जॉब 2 को अलाउ करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, राइट। तो इन द मीन टाइम इन सारी जॉब्स को भी वेट करना पड़ेगा। मान लीजिए आपकी जो जॉब 1 है वो शेड्यूल हो गई, वो कंप्लीट एग्जीक्यूट हो ही रही थी, इस बीच में जॉब 1 को कोई और आईओ डिवाइस के पास काम आ गया, राइट। तो जितने जॉब 1 वहां गई, इतने सीपीयू आइडल बैठा रहेगा, उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं होगा। तो देखिए कितना सीपीयू टाइम वेस्ट होगा, राइट। ठीक है, तो यही सारी यहाँ पे आपके पॉइंट्स जो अभी हमने डिस्कशन किया वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब इसको ओवरकम करने के लिए किसका यूज करते हैं, मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम का। चलिए अब वो डिस्कस करते हैं। आगे मूव करने से पहले एक बार क्विकली एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं आपके बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के। देखिए, फर्स्ट पॉइंट इज ऑटोमेशन, मतलब एक बार जॉब सबमिट करने के बाद ऑपरेटर को किसी भी मैनुअल इंटरवेंशन की नीड नहीं है। फिर उसमें बाद में किसका काम है, ऑपरेटर का काम है टू ग्रुप दोज जॉब्स ऑन द बेसिस ऑफ सम सिमिलैरिटी। ठीक है, इससे क्या होता है, ऑब्वियसली टाइम सेव होता है। Next is it's easy to manage large work repeatedly in
बैच सिस्टम्स, जहाँ पे ये तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशंस नीडेड है, बहुत सारा काम है, लार्ज कंप्यूटेशंस हैं, जैसा कि सुपर कंप्यूटर्स में होता था, ठीक है, उनके लिए ये बेनिफिशियल होता है, ईजी होता है मैनेज करना उन सब कंप्यूटेशंस को, राइट। आइडियल फॉर जॉब्स दैट आर रिपीटेटिव और रूटीन, जैसे कि लाइक पेरोल प्रोसेसिंग, बिलिंग, मतलब कोई भी जो रिपीटेडली टास्क हो रहा है, ठीक है, उसको मैनेज करना उनके लिए ये आइडल है सिस्टम। जैसे कि मान लीजिए बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बहुत बड़ी कंपनी है, वहां पे एम्प्लॉयज की हर मंथ बिलिंग, सैलरी को प्रोसेस करना, राइट, सैलरी कंप्यूटेशन होना, जो कि रिपीटेटिव टास्क है बेसिकली, ये सिस्टम आपका बेनिफिशियल होता है, राइट। डिसएडवांटेजेस क्या है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी है। आपके सीपीयू का आइडल टाइम बहुत ज्यादा होता है, मतलब अगर आपकी कोई जॉब, कोई आईओ ऑपरेशन कर रही है, कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस का यूज कर रही है, उतने क्या होता है आपका उस टाइम में सीपीयू आइडल रहता है, उसके पास कोई भी काम करने के लिए नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज बैच सिस्टम्स आर हार्ड टू डिबग, ऑब्वियसली जितनी ज्यादा कंप्यूटेशंस है, जितना ज्यादा वर्क है, उतना ही अगर कोई एरर होगा, उतना ही ज्यादा उसको डिबग करने में कॉम्प्लेक्सिटी होगी। चलिए अब मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं। देखिए, जो आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का डिसएडवांटेज था कि आपका सीपीयू का आइडल टाइम ज्यादा था, उसी को ओवरकम करने के लिए मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स का यूज होता है, ठीक है। और अभी आप जितने भी सिस्टम्स यूज करते हो, जितने भी लैपटॉप्स यूज करते हो, उसमें हमारा यही यूज होता है, ठीक है। इसका मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस यही है कि आपका सीपीयू आइडल नहीं बैठता है। मतलब देखिए, आप फिगर से समझते हैं। आपका मान लीजिए आपकी मेन मेमोरी है, इस पे आपके पास 3 जॉब्स हैं, राइट, जॉब ए, जॉब बी, जॉब सी। अब देखो, सबसे पहले मान लीजिए जॉब ए आई, उसको सीपीयू एग्जीक्यूट करने लग गया, राइट। बट एग्जीक्यूशन करते करते फिर जो भी उसने डेटा जनरेट करा, अब जॉब ए को क्या करना है, आपकी सेकेंडरी स्टोरेज पे उस डेटा को राइट करना है, ठीक है। तो जब जॉब ए सेकेंडरी स्टोरेज पे राइट करने लग गया, आईओ डिवाइस का यूज करने लग गया, इतने इतने टाइम में अब सीपीयू वेकेंट नहीं बैठेगा, आइडल नहीं बैठेगा, तुरंत क्या करेगा सीपीयू, जॉब बी को एग्जीक्यूट करने लग जाएगा। क्योंकि अभी क्या था, हमारे पास वेटिंग में ये सारी जॉब्स हैं, ये जॉब ए है, उसके बाद जॉब बी है, उसके पास जॉब सी है, उसके पास हो सकता है एन नंबर ऑफ कितनी भी जॉब्स हैं, ये सारी हमारी मेन मेमोरी में आ चुकी है, ठीक है। अभी जब आप प्रोसेसेस वाला चैप्टर पढ़ोगे, उसमें आपको पता चलेगा रेडी क्यू क्या होती है, ठीक है। तो ये वाली सारी जो आपकी जॉब्स हैं, ये रेडी क्यू में है, आपकी रैम में है, मेन मेमोरी में है, ये वेट कर रहे हैं कि हाँ, इन सब को क्या चाहिए, इन सबको सीपीयू चाहिए, ठीक है। तो अभी जॉब ए एग्जीक्यूट हो रही थी, बट फिर जब जॉब ए को आईओ डिवाइस को एक्सेस करने की नीड हुई, इतने सीपीयू बोलता है अब जब मेरे लिए इतनी सारी जॉब्स वेट कर रही हैं, मैं आइडल नहीं बैठूंगा, मैं क्या करूंगा, जॉब बी को एग्जीक्यूट करने लग जाऊंगा, राइट। मान लीजिए फिर आपकी जॉब ए ने अपना ये वाला जो भी टास्क था आईओ डिवाइस वाला, वो कंप्लीट कर लिया, तो ये क्या करेगा, दोबारा से आके सीपीयू पे शेड्यूल हो जाएगा, राइट। बेसिकली ये है आपका मल्टी प्रोग्रामिंग। तो इस तरह की प्रोसेसिंग को जो ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करता है, उसको हम कहते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। अब चलिए पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सेवरल जॉब्स आर केप्ट इन मेन मेमोरी साइमल्टेनियसली अलाउइंग मोर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू। ऑब्वियसली तो पर्पस तो यही था इसका, ठीक है। इतनी सारी जॉब्स आपकी मेन मेमोरी में क्यों है, क्योंकि आपका सीपीयू आइडल ना बैठे, उसको एफिशिएंटली हमें यूटिलाइज करना है सीपीयू को। सीपीयू आपको पता है कितनी ज्यादा फास्ट प्रोसेसिंग करता है, राइट। तो जब कोई जॉब अगर उसका यूज नहीं करे, तो क्यों बाकी जॉब्स वेट करें, उनको तुरंत क्या हो जाना चाहिए, सीपीयू पे शेड्यूल हो जाना चाहिए। तो वही इस सिस्टम में हो रहा है, राइट। The OS selects and begins executing one of the jobs in the memory. If a job needs to wait for a task, such as an IO operation, the CPU would sit idle in a non-multi-programmed system. Non-multi-programmed कोई भी आपका सिस्टम जो non-multi-programmed है, उसमें क्या हो रहा है, सीपीयू आइडल बैठ रहा है, जैसे अभी हमने प्रीवियसली आपके बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में देखा था, ठीक है। बट यहाँ पे आपके पास मल्टी प्रोग्राम सिस्टम में क्या होता है, तुरंत ऑपरेटिंग system switches to and executes another job while the current one waits, thereby utilizing the CPU more effectively. वही जो चीज हमने डिस्कस की, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, तुरंत स्विच कर देता है जॉब को, दूसरी जॉब को शेड्यूल करता है। आपको पता है आपके यही सारे हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के टास्क डिस्कस किए थे ना। अब इस स्विचिंग में कौन हेल्प कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो ये सब स्विचिंग कर रहा है ना, कि जॉब ए को हटा के उसकी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर। अच्छा देखिए, यहाँ पे एक मेन चीज आपको देखने क्या है, जब जॉब ए अभी सीपीयू पे काम करते करते वो आईओ डिवाइस के पास चली गई, ठीक है, अभी उसको वापस आना है क्योंकि उसका काम जो भी वो कर रहा था कंप्लीट नहीं हुआ, तो
ये दोबारा रिज्यूम होगी, दोबारा रीशेड्यूल होगी सीपीयू पे। इसलिए जॉब ए का जितना भी डेटा है ना, वो सेव करने का भी काम किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, ताकि जब वो वापस आए तो उसकी सारी स्टेटस जो भी हो वो एग्जैक्टली एज इट इज प्रिजर्व रहे, वहीं से वो स्टार्ट हो जहां पे उसको पॉज किया था। ठीक है, तो ये सारा काम भी किसका है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, चलिए, ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम्स कैन बी सिंपली illustrated as more than one program is present in the main memory and any one of them can be kept in execution। अब इस पॉइंट का क्या मतलब है? देखिए, आपके मेन मेमोरी में एक से ज्यादा जॉब्स है, कितनी भी जॉब्स है, बट एग्जीक्यूशन सीपीयू पे किसकी हो रही है? एक ही जॉब की हो रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे मान लीजिए 3 जॉब्स दिख रही है आपको, जॉब ए, जॉब बी, जॉब सी, तो तीनों की तीनों एक साथ शेड्यूल हो गई, एक साथ एग्जीक्यूट कर रही है। नहीं, यहाँ पे एग्जीक्यूशन तो एक ही का हो रहा है, बट मेन मेमोरी में आपकी कितनी भी जॉब्स प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, चलिए, अब इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं आपके। मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीजेस द थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम। थ्रूपुट क्या होता है? आपका पर यूनिट टाइम में जितनी जॉब्स कंप्लीट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका थ्रूपुट इंक्रीज हो रहा है, मतलब पर यूनिट टाइम में। मान लीजिए पहले तो जो आपके नॉन मल्टी प्रोग्राम सिस्टम है उसमें तो ऑब्वियसली वन यूनिट टाइम में वन ही आपका जॉब कंप्लीट होगा, पर यहाँ पे अब ये इंक्रीज हो जाता है क्योंकि ऑब्वियसली सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ गया है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग रिस्पॉन्स टाइम। इसका क्या मतलब है? जब आपके पास नॉन मल्टी प्रोग्राम सिस्टम था तब आपकी जो जॉब्स थी, फॉर एग्जाम्पल ये है जॉब 1, ये है जॉब 2, राइट? तो जब जॉब 1 आपकी सीपीयू पे एग्जीक्यूट हो रही है मान ली, फिर इसको क्या काम आ गया? इसने आईओ डिवाइस को एक्सेस किया, इतने क्या कर रहा है? जॉब 2 तो वेट कर रहा है। तो ये जो रिस्पॉन्स टाइम है ना, मतलब सीपीयू का रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स कब दे रहा है जॉब 2 को? जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा जॉब 1, चाहे ये बीच में आईओ टास्क करे, कुछ भी करे, है ना, तो जॉब 2 को रिस्पॉन्स बहुत देर में मिल रहा है। ठीक है, बट अब मान लीजिए जॉब 1 जैसे ही आईओ डिवाइस के पास गई, तुरंत सीपीयू ने क्या किया? इसको शेड्यूल कर लिया। तो अब जो इसने रिस्पॉन्स करने का टाइम था सीपीयू का, वो रिड्यूस हो गया है। पहले अगर ये मान लो 10 मिनट में इसको रिस्पॉन्ड कर रहा था, अब ये 5 मिनट में ही कर रहा है। ठीक है जी, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई फ्रेंड कॉल कर रहा है, ठीक है, तो पहले आपको आपको आप मान लो क्लाइंट से बात कर रहे हो, है ना, तो क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, तो पहले आप क्या कर रहे थे? जब आपकी पूरी क्लाइंट 1 से बात कंप्लीट हो जाती है तभी आप क्लाइंट 2 को रिस्पॉन्ड करोगे, तभी उसकी कॉल अटेंड करोगे, राइट? बट अब आप क्या कर रहे हो? आप मान लीजिए क्लाइंट 1 से बात कर रहे हो, राइट, और क्लाइंट 1 को बीच में कोई और काम आ गया, तो इसने बोला आपको होल्ड करने हैं, तो आपने क्या किया? होल्ड पे लगा के तुरंत कॉल 2, जो क्लाइंट 2 था आपका, उसकी कॉल अटेंड कर ली। फिर दोबारा से क्लाइंट 1 आपके पास वापस आ गया, तो आपने क्या किया? दोबारा से इसकी ही कॉल को रिज्यूम कर लिया है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है? अब आपका जो ये क्लाइंट 2 था, इसका रिस्पॉन्स टाइम आपने रिड्यूस कर दिया, इसको जल्दी रिस्पॉन्ड कर दिया। पहले अगर आप क्लाइंट 1 से 10 मिनट बात करने के बाद ही इसको रिस्पॉन्ड कर रहे थे, है ना, बट हो सकता है 2 मिनट बाद ही क्लाइंट 1 को कोई और काम आ गया, 5 मिनट बाद आ गया, तो बेसिकली क्या हो रहा है? रिस्पॉन्स टाइम आपका कम हो रहा है। लेस वेटिंग टाइम मिनिमाइजेस आइडल टाइम। वही है, किसका आइडल टाइम कम कर रहा है? सीपीयू का। जब सीपीयू नॉन मल्टी प्रोग्राम सिस्टम में आपका बहुत ज्यादा टाइम के लिए क्या था? आइडल था, बट अब यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। शेयर्ड सीपीयू टाइम इंक्रीजेस सिस्टम एफिशिएंसी। वही बात है, इसका मतलब वही है कि सिस्टम की ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ रही है आपकी, क्योंकि जब सीपीयू अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ज्यादा जॉब्स को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस, ओवरऑल आपकी सिस्टम की एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो रही है। अब इसके क्या आपके डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं? देखो, कॉम्प्लेक्स शेड्यूलिंग, डिफिकल्ट टू प्रोग्राम। अब क्योंकि आपको बहुत सारी जॉब्स को साइमल्टेनियसली शेड्यूल करना है ना, मान लो अभी जॉब 1 है, जॉब 2 है, एन जॉब्स हैं आपकी, राइट? तो आपको ये जो शेड्यूलिंग है ना, शेड्यूलिंग किस पे हो रही है? सीपीयू पे। ये आपका सीपीयू है, तो मान लो अभी जॉब 1 शेड्यूल हुई हुई है, फिर ये चली गई तो जॉब 2 को शेड्यूल करना है। तो ये जो बार बार यहाँ से ये वाली हटाई आपने, जॉब 1 जॉब 2 को एग्जीक्यूट किया, शेड्यूल किया, ये इसको क्या कहते हैं? हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपका क्या सीन है? ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। पहले तो आप क्या हो रहा था, कोई आपको शेड्यूलिंग में इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स का यूज़ करने की नीड नहीं थी। बस जब एक जॉब आई, उसको शेड्यूल किया, वो कंप्लीट करी, तो नेक्स्ट आई, है ना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जैसे वाला होता है। बट यहाँ आपको मैनेज करना पड़ रहा है थोड़ा, तो इसलिए थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है। कॉम्प्लेक्स मेमोरी मैनेजमेंट, इंट्रिकेट हैंडलिंग ऑफ मेमोरी इज रिक्वायर्ड। अब कॉम्प्लेक्स मेमोरी मैनेजमेंट भी क्यों है? क्योंकि पहले आपका क्या होता था?
जॉब्स आपकी सारी की सारी आप मेन मेमोरी में नहीं लेके आते थे, है ना? तो यहाँ पे अब मेमोरी मैनेजमेंट भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है। अब आपको मेमोरी को मैनेज करना पड़ रहा है क्योंकि आपकी बहुत सारी जॉब्स हैं मेन मेमोरी में। तो बार-बार मेमोरी एलोकेशन और डी एलोकेशन करना पड़ रहा है। आपने मेमोरी एलोकेट की, फिर डी एलोकेट की, तो ये चीज़ भी आपकी थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, राइट? अब नेक्स्ट आता है, ये आपका एक्सटेंशन ही है किसका? मल्टी प्रोग्रामिंग का, एंड दिस इज कॉल्ड एज मल्टीटास्किंग। अब स्टूडेंट्स को हमेशा एंड तक मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग में दोनों में कंफ्यूजन रहता है, बट बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ईजी है, ठीक है? क्या मतलब है? देखिए, आपके मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम से आपको क्या पता चल रहा है? इस पे एक से ज्यादा मल्टीपल टास्क आप परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है? इसको हम टाइम शेयरिंग सिस्टम भी कहते हैं, इसको हम मल्टी प्रोग्रामिंग विद राउंड रॉबिन भी कहते हैं, और फेयर शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। देखो, अब इन सब नामों का क्या मतलब है? टाइम शेयरिंग का क्या मतलब है? हर एक टास्क के साथ आप टाइम शेयर कर रहे हो। किसका टाइम? सीपीयू का टाइम शेयर हो रहा है मल्टीपल टास्क के साथ, ठीक है? और ये भी एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम है। मल्टी प्रोग्रामिंग विद राउंड रॉबिन का क्या मतलब है? अब राउंड रॉबिन आपकी एक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। अभी जब आप शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स को पढ़ोगे तो हम वो डिस्कस करेंगे कि राउंड रॉबिन क्या होता है। बेसिकली उसमें क्या होता है, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम होता है, ठीक है? टाइम स्लाइस होता है, जैसे कि 2 नैनो सेकेंड्स हो गया, या फिर आपका 4 नैनो सेकेंड्स हो गया, राइट? तो राउंड रॉबिन में क्या है, हर एक टास्क को इस फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, इस टाइम स्लाइस के लिए क्या मिलता है? सीपीयू मिलता है। मतलब सबसे पहले मान लीजिए सीपीयू मिला टास्क नंबर 1 को, ठीक है? 2 सेकेंड उसने टास्क 1 को एग्जीक्यूट किया। उसके बाद तुरंत, अब चाहे टास्क 1 कंप्लीट हुआ हो या नहीं हुआ हो, सीपीयू को मतलब नहीं है, उसने क्या किया? स्विच कर लिया। अब कौन एग्जीक्यूट हो रहा है? 2 सेकेंड्स के लिए ही आपका टास्क 2 एग्जीक्यूट हो रहा है, एंड सो ऑन। इसलिए हम इसे मल्टी प्रोग्रामिंग विद राउंड रॉबिन भी कहते हैं, ठीक है? फेयर शेयर का क्या मतलब है? क्योंकि फेयर शेयरिंग हो रही है, ये जो टाइम शेयर हो रहा है ना, ये फेयर हो रहा है, सबको इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम मिल रहा है। मान लो कोई फैकल्टी से आपको डाउट्स क्लियर करने हैं, लड़ाई होने लग जाएगी क्लास में, तो क्या होगा? उसके लिए फेयर शेयरिंग हो रही है, आपका फैकल्टी हर एक स्टूडेंट के पास 10 मिनट के लिए जाके उनके डाउट्स क्लियर कर रहा है, ठीक है? अब देखिए, विच अलाउज मोर देन वन टास्क वन प्रोग्राम टू रन एट द सेम टाइम बाय क्विकली स्विचिंग बिटवीन देम। अब ये जो स्विचिंग हो रही है ना, ये यूजर को पता भी नहीं चलता है, उसको पता भी नहीं चलेगा कब में स्विचिंग हो गई। ये इतनी ज्यादा क्विक होती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब आपको कैसे पता नहीं चलेगा? देखो, जितने भी हम सिस्टम्स यूज कर रहे हैं ना, उन सब में मल्टीटास्किंग ही होती है। कैसे? देखो, जब आप मान लीजिए वर्ड पे काम कर रहे हो, है ना, साथ में आप क्या कर रहे हो? वीएलसी मीडिया प्लेयर पे गाने सुन रहे हो, ठीक है? साथ में आप क्या कर रहे हो? आपने पावर पॉइंट भी आपने खोला हुआ है, आप प्रेजेंटेशन भी बना रहे हो। तो बार बार कभी आप वर्ड में काम कर रहे हो, कभी आप पीपीटी बना रहे हो, और साथ में आप क्या कर रहे हो? वेब ब्राउजर का भी यूज कर रहे हो, ठीक है? तो आप क्या कर रहे हो? गाने तो चल ही रहे हैं बैकएंड में, या मान लो इवन एंटीवायरस भी आपका एक सॉफ्टवेयर है, वो भी बैकएंड में चल रहा है। क्या एंटीवायरस इन सब पे कोई अफेक्ट कर रहा है? नहीं, वो तो अपना चल रहा है। क्या ये जो वीएलसी मीडिया प्लेयर चल रहा है इन सब पे अफेक्ट कर रहा है? नहीं चल रहा है ना? आप वर्ड पे काम कर रहे हो, आपने फिर गाना एक खत्म हो गया, आपको अपनी चॉइस का नया गाना चलाना है, आपने तुरंत क्या किया? इस पे स्विच किया। तो आपको क्या पता चल रहा है उस टाइम का जो ऑपरेटिंग सिस्टम लगा रहा है इनमें स्विच करने में? नहीं, आपको तो क्या इल्यूजन क्रिएट हो रहा है कि ये सारे टास्क एक साथ ही चल रहे हैं, बट ऑब्वियसली स्विचिंग तो हो रही है ना, जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प कर रहा है इतनी ज़्यादा फास्ट स्विचिंग में। तो इसका क्या मतलब है? दिस इज कॉल्ड एज मल्टीटास्किंग। सबके घर में आपने देखा होगा, आपकी मदर भी क्या करती है? मल्टीटास्किंग कर रही होती है। एक तरफ वो खाना बना रही है, साथ में अगर कोई छोटा बच्चा है ना, उसको स्कूल के लिए रेडी कर रहे हैं, उसका ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, फिर किसी ने आवाज़ दे दी कि मेरी ये सामान कहाँ रखा है, वो सामान कहाँ रखा है। तो मदर्स यूजुअली क्या कर रही होती है? मल्टीटास्किंग कर रही होती है, ठीक है? चलिए अब पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। द सीपीयू एग्जीक्यूट्स मल्टीपल जॉब्स बाय स्विचिंग अमंग देम, बट द स्विचेस occur so frequently that the users can interact with each program while it's running, giving the illusion that all jobs are executing at the same time. यही मैंने बताया कि यूजर को क्या लग रहा होता है कि मैं सब, जितनी भी ये टास्क है ना, सबके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, है ना, बट उसे पता ही नहीं चलता कितनी जल्दी स्विचिंग हो रही है, ठीक है? ऐसा होता है क्या? मान लो कि आप वर्ड पे काम कर रहे हो, फिर आपको गाना चेंज करना है, तो आपको वीएलसी मीडिया प्लेयर पे जाने के लिए, अगर मान लो आपको स्विचिंग का पता चल रहा होता है ना ज़्यादा टाइम, तो जब आपने वीएलसी मीडिया प्लेयर पे क्लिक किया तो इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, आपको 5 मिनट वेट करना पड़ रहा है, बफरिंग हो रही है, कुछ ऐसा हो रहा है? या फिर आपने वेब ब्राउज़र ऑन किया तो आपको उसमें इतना टाइम लग रहा है? नहीं हो रहा। आपको तो क्या लग रहा है? मैं सबके साथ एक साथ
एक ही टाइम पे इंटरैक्ट कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है। बैकएंड में आपके कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग चल रही है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। यही यहाँ पे लिखा है कि MP3 प्लेयर आप चला रहे हो, है ना, डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हो, आप गूगल भी सर्च कर रहे हो, ये सारी चीजें। फॉर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फॉर मल्टीटास्किंग टू टेक प्लेस, फर्स्ट देयर शुड बी मल्टी प्रोग्रामिंग, आई प्रेजेंस ऑफ मल्टी प्रोग्राम्स रेडी फॉर एग्जीक्यूशन, सेकेंडली द कंसेप्ट ऑफ टाइम शेयरिंग। ऑब्वियसली इस पॉइंट का क्या मतलब है, मल्टीटास्किंग होने के लिए किसी सिस्टम को पहले उसको मल्टी प्रोग्रामिंग होना चाहिए। ऑब्वियसली इसका क्या मतलब है कि आपकी जो ये सारे टास्क है ना, ये पहले मेन मेमोरी में तो होने चाहिए। मान लो ये रेडी क्यू है, ठीक है, रेडी, ये चलो रेडी क्यू का आप कॉन्सेप्ट अभी रहने दो, ये मान लो मेन मेमोरी है। तो ये सारे टास्क एक दूसरे में ऑपरेटिंग सिस्टम इनको स्विच तभी तो करेगा ना, जब ये वेट कर रहे होंगे, प्रेजेंट होंगे, है ना। ऐसा तो नहीं है ना ये मेन मेमोरी में है ही नहीं, ये वेट कर ही नहीं रहे हैं और ये एग्जीक्यूट हो जाएंगे, नहीं। तो ऑब्वियसली आपका मल्टीटास्किंग होने के लिए पहले क्या होना चाहिए, सिस्टम को मल्टी प्रोग्रामिंग होना चाहिए, ठीक है। अब मल्टीटास्किंग के कुछ एडवांटेज, यही सारी यहाँ पे आपको एग्जाम्पल कहानियां लिखी हुई है। मीडिया प्लेयर है, स्प्रेडशीट पे काम कर रहे हो, एंटीवायरस चल रहा है, ये यहाँ पे वही है, ठीक है। अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, वही चीज़ है। ऑब्वियसली जब आप इतने सारे टास्क एक साथ कर पा रहे हो तो आपके सिस्टम की प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी, इवन अगर सिस्टम को नहीं, रियल लाइफ एग्जांपल ले तो क्या होता है, अगर मान लो आप बैठ के सिर्फ एक ही काम कर रहे हो, सिर्फ खाना बना रहे हो, है ना, बाद में आप कोई और काम करोगे, तो फिर ऐसे एक एक काम करते रहोगे, तो उसमें ज़्यादा आपकी एफिशिएंसी होगी, उसमें प्रोडक्टिविटी होगी, या फिर आप बहुत सारे काम एक साथ कर लो। जब आप एक साथ काम करोगे तब आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है। बेटर सीपीयू यूटिलाइजेशन, ऑब्वियसली इसमें भी ये तो ऑब्वियस है, क्योंकि जब आपका मल्टी प्रोग्राम है तो आपके सीपीयू कभी आइडल होगा ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें भी आपका क्या हो रहा है, बेटर सीपीयू यूटिलाइजेशन हो रहा है, मैक्सिमम सीपीयू का यूसेज हो रहा है। इम्प्रूव्ड रिस्पॉन्सिवनेस, अगेन जो आपके मल्टी प्रोग्रामिंग के एडवांटेजेस है ना, वो तो इसमें होंगे ही होंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि मल्टी प्रोग्रामिंग तो है ही। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, आपका इम्प्रूव्ड रिस्पॉन्सिवनेस है, आपके हर एक टास्क को जल्दी रिस्पॉन्स मिल रहा है। बैक एंड प्रोसेसिंग, वही हमने जो अभी बात की, आपका अगर एंटीवायरस या कोई भी, मान लो कोई फाइल्स अपने डाउनलोड पे लगाई हुई है, तो क्या उनसे कोई इम्पैक्ट हो रहा है आपके, जो आप करंटली अभी टास्क को एग्जीक्यूट कर रहे हो, क्या आपके वर्ड फाइल पे कोई दिक्कत आ रही है अगर आपकी कोई फाइल्स डाउनलोड हो रही है, या फिर आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर चल रहा है, या फिर आपके सिस्टम में कोई अपडेट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो बैकएंड में अपना प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। टाइम शेयरिंग, वही आपको यहाँ पे टाइम शेयरिंग क्या हो रहा है, आपकी जो जॉब्स है ना, ऐसा नहीं है कि टाइम शेयरिंग, देखो कितना इक्वली फेयर शेयर हो रहा है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि कोई एक टास्क ही चले जा रहा है सीपीयू पे और दूसरा वेट ही कर रहा है, नहीं, यहाँ पे फेयर शेयर हो रहा है किसके, सीपीयू के टाइम का। अब कुछ डिसएडवांटेज, ये जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की हमने बात की ना, तो ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, ये केयरफुली करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली अब जब आप बार बार स्विच कर रहे हो जॉब 1 टू जॉब 2, फिर दोबारा से जॉब 1 जॉब 3 एंड सो ऑन, तो आपको बार बार क्या करना पड़ रहा है, उस प्रोसेस की, उस पर्टिकुलर टास्क की ना स्टेट को सेव करना होता है, क्योंकि आपको रिज्यूम भी तो करना है ना। तो आपने जहाँ पॉज किया है वो सारी चीजें, उसकी प्रोसेस की आईडी, बाकी की सारी इंफॉर्मेशन भी आपको सेव करनी पड़ती है। तो इसमें क्या हो सकता है, थोड़ी आपकी दिस टेक्स टाइम एंड कंज्यूम सीपीयू साइकिल, जिसमें आपकी सीपीयू साइकिल्स वेस्ट होती है, थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। शेड्यूलिंग, अब यही शेड्यूलिंग, क्योंकि आपको कभी टास्क 1 शेड्यूल करना है सीपीयू पे, कभी टास्क 2 करना है, कभी टास्क 3 करना है, कभी टास्क 4 करना है एंड सो ऑन। तो ये जो आपकी शेड्यूलिंग है ना, ये भी बार आपका, इसके लिए भी आपको कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम का नीड होता है, ठीक है। इंक्रीज्ड मेमोरी कंजम्पशन, अब क्योंकि इतने सारे जॉब्स आपके मेन मेमोरी में, आपके रैम में है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, मेमोरी कंजम्पशन आपका थोड़ा ज़्यादा है। नेक्स्ट अब आपका क्या है, मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। नाम से ही पता चल रहा है मल्टी प्रोसेसिंग मतलब यहाँ पे आपके एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स अगर प्रेजेंट होते हैं, हम उनको मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम्स कहते हैं। मतलब आपका कंप्यूटर सिस्टम एक है, पर आपके एक ही सिस्टम में एक से ज़्यादा सीपीयू का यूज़ हो रहा है। और इसे हम टाइटली कपल्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि यूजुअली आपके ये एक ही कंप्यूटर सिस्टम में एक ही जगह पे, एक ही लोकेशन पे प्रेजेंट होंगे। एक सिस्टम में मान लो ये है आपका सिस्टम, इसमें बहुत सारे प्रोसेसर्स लगाए हुए हैं। इतने सारे प्रोसेसर्स क्यों लगाए हुए हैं, अगेन ऑब्वियसली ताकि आपके बहुत ज़्यादा फास्ट, आपकी बहुत सारे टास्क, आपकी बहुत सारी जॉब्स कंप्लीट हो जाएं, ठीक है। इवन आप जो लैपटॉप्स और सिस्टम्स यूज़ कर रहे हो, उसमें क्या होता है, मिनी प्रोसेसर्स आपके बहुत ज़्यादा, आपने सुना होगा ना, आपका डुअल कोर यूज़ कर रहे हो, आप क्वाड कोर यूज़ कर रहे हो, i3 i4, ये प्रोसेसर्स क्या है, ये आपके मल्टीपल प्रोसेसर्स ही तो हैं एक सिस्टम में, ठीक है। तो ये सब क्या है, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। तो इसमें देखिए एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं आपके। मान लीजिए आप अगर मान लो आपकी इसकी कॉस्ट, आप ये बताओ इसकी कॉस्ट
कम होगी, या फिर अगर आप बहुत सारे मान लो यहाँ पे ये 4 आपके सिस्टम 4 सीपीयूज़ हैं ना, तो आप 4 अलग कंप्यूटर्स का यूज़ करो, उनमें हर एक कंप्यूटर में इंडिविजुअली अपना-अपना सीपीयू प्रेज़ेंट हो, तो इसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, इसकी ऑब्वियसली यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे आपके बाकी के रिसोर्सेज़ जैसे आपकी इनपुट-आउटपुट डिवाइसेज़ हो गए, है ना? या फिर आपकी मेमोरी हो गई, आपके आईओ डिवाइसेज़ हो गए, ये सारे शेयर्ड हैं, ठीक है? ये सारे कॉमन है, बस सिर्फ यहाँ पे क्या चीज़ अलग है, सीपीयूज़ अलग हैं, तो आपकी कॉस्ट क्या होगी, कम होगी, ठीक है? रीड आउट करते हैं एक बार। मल्टीप्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम रेफर्स टू द यूज ऑफ 2 और मोर सीपीयूज विद इन अ सिंगल कंप्यूटर सिस्टम। दिस शेयर आपकी सिस्टम बसेस शेयर होती है, ठीक है, मेमोरी शेयर होती है, पेरिफेरल डिवाइसेस जिनको जो आपके आईओ डिवाइसेस हैं वो भी शेयर होते हैं। मल्टीपल कॉन्करेंट प्रोसेसेस ईच कैन रन ऑन सेपरेट सीपीयू, हियर वी अचीव अ ट्रू पैरेलल एग्जीक्यूशन ऑफ पैरेलल एग्जीक्यूशन, मतलब पैरेलली आपके बहुत सारे प्रोसेसेस एग्जीक्यूट कर सकते हैं पूरा इवन यहाँ पे तो अब आपको एक ही सीपीयू का टाइम शेयर करने की भी जरूरत नहीं है। आपने प्रोसेस 1 को सीपीयू 1 पे शेड्यूल कर दिया, प्रोसेस 2 को आपने सीपीयू 2 पे शेड्यूल कर दिया, और प्रोसेस 3 को सीपीयू 3 एंड सो ऑन, ठीक है? तो यहाँ पे आपका ट्रू, अब ये इल्यूजन भी नहीं है, ये सच में यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, पैरेललिज्म अचीव हो रहा है, पैरेलली आप कॉन्करेंटली बहुत सारे टास्क को एग्जीक्यूट कर पा रहे हो, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, becomes most important in computer system where the complexity of job is more and CPU divides and conquers the job, generally used in fields like artificial intelligence, expert system, image processing। क्या मतलब है इसका, ये कैसे किन जॉब्स के लिए आइडल होता है? मान लीजिए एक बहुत बड़ा कोई प्रोसेस है, ठीक है, उसमें बहुत सारे टास्क हैं आपके, तो सीपीयू क्या कर रहा है, डिवाइड कर दिया। मान लो आपके कंपनी का कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, किसी को उसकी रिपोर्ट बनानी है ना, किसी को उसके लिए इमेजेस जनरेट करनी है, किसी को कोई और टास्क करना है, तो क्या एक ही बंदा, ये सिर्फ एक ही बंदा करे तो जब ज़्यादा टाइम लगेगा, या फिर आपने क्या किया, बॉस ने क्या किया, एक काम जो इमेजेस जनरेट का काम है वो किसी एक पर्सन को दे दिया, है ना, नेक्स्ट जो रिपोर्ट जनरेट करनी थी वो किसी और को दे दिया, पीपीटी बनाने के लिए किसी और को दे दिया, तो तब कम टाइम लगेगा। ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, टाइम सब किस में ज़्यादा अच्छा होगा, जब वो इस प्रोजेक्ट के टास्क को डिवाइड कर देगा। सिमिलरली सीपीयू के जो हैवी जॉब्स हैं, जैसे मान लो एआई वगैरह में यूज होते हैं, उन्होंने क्या किया, सीपीयू 1 क्या कर रहा है, अभी आपका एक काम कर रहा है, सीपीयू 2 दूसरा काम कर रहा है, ठीक है? तो इसलिए आपकी एफिशिएंसी, आपकी प्रोडक्टिविटी इसमें ज्यादा होती है, तो दिस इज कॉल्ड एज मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। इंक्रीज थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम, ऑब्वियसली नंबर ऑफ जॉब्स अब आपकी पर यूनिट टाइम में और ज्यादा कंप्लीट होंगी, ठीक है, एक यूनिट टाइम में जितनी आपकी नंबर ऑफ जॉब्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा आपकी कंप्लीट होंगी, फिनिश होंगी। बेटर स्पीड, परफॉर्मेंस एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ऑब्वियसली रिसोर्सेज का अच्छे से ज्यादा यूज होगा, क्योंकि जॉब्स आपकी अब यूनिफॉर्मली डिवाइड हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है हर एक आपके प्रोसेसर को। फॉल्ट टॉलरेंस सिस्टम का क्या मतलब है, यहाँ पे आपकी फॉल्ट टॉलरेंस का क्या मतलब है, मान लो रिलायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब अगर एक सीपीयू फेल हो गया तो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा आपका जो आप काम कर रहे थे, पूरा प्रोजेक्ट था वो पूरा करप्ट हो गया, पूरा फेल हो गया, पूरा क्रैश हो गया, नहीं। अगर एक सीपीयू फेल होता है तो तुरंत क्या होगा, सिस्टम फॉल्ट तब दूसरे जो बाकी के रिमेनिंग सीपीयूज हैं उनसे हेल्प लेगा, उन पे काम करेगा, ठीक है? तो एक सीपीयू फेल होने से का मतलब ये नहीं है कि आपका पूरा का पूरा सिस्टम क्रैश हो गया, बट हाँ ऑब्वियसली अगर सिंगल प्रोसेसर होगा, आप उसी पे पूरा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हो, उस पर पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहे हो, और आपका सीपीयू करप्ट हो गया, फेल हो गया या फॉल्ट आ गया, तो आपका पूरा प्रोसेस भी करप्ट हो जाएगा, ठीक है? इकोनॉमिकल कॉस्ट विल बी लेस। इसका क्या मतलब है, इसका वही मतलब है, इन कंपैरिजन टू, यहाँ पे क्या कहा गया है कि अगर हर एक सिस्टम के इंडिविजुअली एक एक प्रोसेसर होगा तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे कॉस्ट आपकी कम होगी, ठीक है? अब इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं एक बार। व्हेन मल्टीपल प्रोसेसर थ्रेड्स कॉन्करेंटली, थ्रेड्स का टॉपिक हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए आप क्या समझ लीजिए, व्हेन मल्टीपल प्रोसेसेस कॉन्करेंटली एक्सेस शेयर्ड रिसोर्सेज, केयरफुल सिंक्रोनाइजेशन इज रिक्वायर्ड, इफ नॉट हैंडेड करेक्टली दिस कैन लीड टू। अच्छा देखो इसका क्या मतलब है, क्योंकि अब आपको पता है कि मान लो एक आपका प्रोसेस है ना, उसको डिवाइड किया है 4 टास्क में, तो टास्क 1 आपका सीपीयू 1 कर रहा है, टास्क 2 आपका सीपीयू 2 कर रहा है, टास्क 3 आपका सीपीयू 3 कर रहा है, टास्क 4, ठीक है? तो अब इनमें ना जो प्रोसेसेस हैं, इनमें जो कम्युनिकेशन होनी चाहिए वो सिंक्रोनाइज्ड वे में होनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये अदरवाइज क्या करेगा, लीड टू डेडलॉक। अभी आपने डेडलॉक नहीं पढ़ा, इसका क्या मतलब है, डेडलॉक का क्या मतलब होता है, मान लो अभी आपने इस तरह से शेड्यूल कर दिया है, इंटरेक्शन इनकी ऐसे हो रही है कि प्रोसेस, ये वाला जो प्रोसेस है 1 है, ये वेट कर रहा है कि पहले प्रोसेस 2 कंप्लीट हो तब ही मैं स्टार्ट करूंगा, ऐसा कुछ, ठीक है?
पर प्रोसेस 2 को लग रहा है उसे पता ही नहीं है, इंटरेक्शन की प्रॉपर है ही नहीं, सिंक्रोनाइजेशन। प्रोसेस 2 को भी क्या लग रहा है, पहले प्रोसेस 1 होगा तब मैं स्टार्ट होऊंगा। अब इन दोनों में इंटरेक्शन ही नहीं है, प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन। तो ये क्या हो रहा है, डेडलॉक बन रहा है। ये इसका वेट कर रहा है, ये इसका वेट कर रहा है बेसिकली। तो एक भी स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए प्रॉपर इन दोनों में इंटरेक्शन की नीड है, इनमें प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इज इंश्योरिंग मल्टीपल प्रोसेसिंग शेयर्ड रिसोर्सेज डू नॉट इंटरफेयर विद ईच अदर। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे आपका ये सिर्फ सीपीयूज अलग हैं, बाकी जो सिस्टम है आपका, इसके जो रिसोर्सेज हैं जैसे कि आईओ डिवाइसेस है ना, ये सारी चीजें, मेमोरी है, ये क्या हो रही है, शेयर हो रही है। तो इनका यूज केयरफुली करना है, क्योंकि सारे सीपीयू आपके शेयर शेयर कर रहे हैं इन रिसोर्सेज को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मान लो कि ये आपका आईओ डिवाइस में हम मान लेते हैं ये स्क्रीन है ना, ठीक है। अब स्क्रीन पे कुछ प्रिंट करना है, तो सेम टाइम पे क्या किया, इसने आपका जो सीपीयू 2 है, इसने कुछ यहाँ पे लिखा, प्रिंट किया, और सेम टाइम पे प्रोसेसर जो आपका 4 है, यहाँ पे जो प्रोसेस था, उसने भी कुछ प्रिंट कर दिया इसको ओवरराइट करके। तो ये वाली इनकंसिस्टेंसी नहीं आनी चाहिए। ठीक है। केयरफुल मैनर में, एक ऑर्गेनाइज सिंक्रोनाइज्ड वे में यहाँ पे इनको रिसोर्सेस को शेयर करना है। ये बहुत केयरफुली करना है, अदरवाइज क्या होगा, आपका सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है जी, ये थे आपके कुछ डिसएडवांटेजेस मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के। ठीक है, एंड आई एम श्योर अब आपको ईच एंड एवरी पॉइंट बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पार्ट 2 में हम आपके जो रिमेनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।